6,464 जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको उसमें कोट किया गया है और वो भी डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है। उसमें से कोट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर कोट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है और जो अनुभवी लोग हैं पहले से, जो हमारे पास जिसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल थे, वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया, उनमें 6,736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4,380 बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं। 4,380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है। पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई है वो सब परमानेंटली अलग से है। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की, इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था, उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से ही होगा। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप सी का भी सीईटी हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हजार की रिक्वेशन आ गई है। उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी सीईटी होना है, वो सब प्रक्रिया अलग है। ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचकेआरएन के माध्यम से करते हैं। अब इसमें किस आधार पर करते हैं, आधार जो पूछा है, इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आधार है और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है। अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है। और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है, उसमें सबको बताता मेरिट लिस्ट क्या है। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है। कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसे निकल रही है, उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता है तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसने सीईटी का एग्जाम पास किया है, उसके अलग से 10 मार्क्स है। फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे हम 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे वो उसको देते हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको मार्क्स अलग दिए जाएंगे। अभी तो जिले में हम सेम जिले में नौकरी मिलेगी, उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे। अगर वो जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता है तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इस मार्क्स तक जो है, रैंकिंग तक इनको नौकरी दी गई है। इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करने आएगा तो दोबारा से जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं उनको उनकी ऑफर ली जाती है। जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो उसमें आता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता तो 15 दिन में उसका नाम, उसकी ऑफर भी समाप्त कर दी जाती है, नए व्यक्ति को भेजा जाता है। 1,06,400